इस सरकार ने जितने भी काम किए उससे कारपोरेट को लाभ हो रहा है। निजी हाथों में ट्रेनों का संचालन है। पूरी दुनिया में ट्रेन को एक सबसे सस्ता माध्यम, यातायात का माध्यम माना गया। कम कीमत पे आप एक यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन के किरायों को इतना महंगा कर देना और लग्जरी बना देना है कि परिकल्पना नहीं की गई थी। इस सरकार ने जितनी गाड़ियां शुरू की, चाहे अमृत भारत, चाहे ये वंदे भारत और यह बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, यह जितना रुपया आप निवेश करेंगे उसके तुलना में भारतीय नागरिकों को कितना फायदा होगा। जापान जैसा देश अगर किसी परियोजना में इतनी बड़ी धनराशि व्यय कर रहा है तो उसको अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। वह केवल निर्माण कार्यों के लिए कहीं शामिल नहीं होगा। अगर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान होगा जापान के पूर्व कानून मंत्री के बारे में कि एक निजी व्यक्ति की निजी राय है, तो आप कितने गंभीर हैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं में। अगर यह भारत सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है तो इस आरोप से मुक्त होने का तरीका केवल यही था कि आप उस कार्य के प्रगति का उल्लेख करें। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत दिवस हरियाणा में जो हाइड्रोजन ट्रेन समर्पित की, देश की पहली, जमकर अपने खुद के हाथों खुद की पीठ थपथपाई। लेकिन देश में जो रेल परियोजनाओं के हाल क्या हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि साल 2014 के बाद किस तरह से विद्युतीकरण का काम किस गति से हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि वो कांग्रेस वाली गति होती तो 300 बरस लग जाते। 100 बरस में कांग्रेस कहां पहुंचा पाई और हमने सिर्फ और सिर्फ 12 बरस में रेलवे को कहां पहुंचा दिया। अब दिलचस्प है, उनका अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट, तो स्मरण होगा कि वो बुलेट ट्रेन कितनी वाहवाही लूटी गई थी और क्या क्या नहीं उसको लेकर बातें हुई थी। 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग का जो बजट वाला प्रोजेक्ट है, उसके हाल किस कदर बेहाल हैं। जापान के जो एक पूर्व विधि मंत्री हैं, उन्होंने पोल खोल दी। उस परियोजना को भारत में वे ही कहीं देख रहे थे और अब निकल कर आया है कि किस तरीके से इस पूरे जो प्रोजेक्ट की फजीयत हुई है। और वैसे भी जो ये हुकूमत है हमारी, खूब छुपाती है, खूब सिर्फ लफबाजी करना है, जुमलेबाजी करना है, हम बार बार कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का तो बेचने के मामले में कैसे एक ब्रांडिंग की जाए, कैसे एक मार्केटिंग की जाए, उसमें पारंगत है पूरी की पूरा कुनबा। अब ये जापान ने पूरा का पूरा पोल खोलकर धर दी है, रख दी है। और वैसे ही उनकी समस्या, उनकी दिक्कतें कम नहीं है सरकार की। 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है और संसद के सत्र में बहुत सारे मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी होनी है। अभी तो ये जो निकला है मसला मामला, पहले से जो मसले चले उसमें एक और जुड़ गया है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बेहद खास मेहमान जो हम बात करते हैं, जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हैं हमसे सुनील शुक्ल जी। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुनील सर, आपने देखा जो अब निकल कर आया एक और मसला है, वहां जो एक्स लॉ मिनिस्टर हैं हिदैकी माकिहारा, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि कैसे इस प्रोजेक्ट के फजीते किए गए और कैसे उसमें सुरक्षा से भी कहीं खिलवाड़। और जो रेल मंत्रालय है भारत का, अश्विनी वैष्णव जी अभी मंत्री हैं और किसी से छुपा हो नहीं क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। अब ये मसला भी कितना सिरदर्द बनेगा ये मसला, और इसमें हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि तो बार बार खराब होती है, लेकिन इसकी चिंता शायद नहीं है सरकार को। आपकी अपनी प्रतिक्रिया। धन्यवाद संजीव जी। दरअसल मोदी सरकार के काम करने के तरीकों में यह भी एक चीज शामिल है कि ऐसी चीजों पे बातचीत की जाए जो दिखने में बड़ी लगे और उनकी चर्चा होती रहे। ये जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसी तरह का है। जब ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आई और जिस तरह से क्या 55,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 2014 में इसमें शायद 88,000 करोड़ तो जापान ने उसमें निवेश किया हुआ है, कुछ हमें कर्ज दिया है 50 साल के लिए। अब तो 50 साल के लिए 2 लाख करोड़ हो रहा है, ऐसा इसका भी आंकड़ा है। करिएगा जी। और इसमें भी 50 साल का समझौता है और इसे 15 साल तक कोई किस्त नहीं देनी है जी। तो आप ये सोचिए कि 2014 में इसकी बातचीत शुरू हुई, 2017 में इसका शिलान्यास हो गया, माने कि जब ये सरकार आई है 2014 में तभी बातचीत शुरू हुई और 2017 में इसका समझौता हो गया। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय सांजो साहब जापान के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसका शिलान्यास किया और स्थिति जहां की तहां है।
बात क्या की जा रही है 2030 से पूरा होगा। मानी अब ये आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आने वाले वर्षों में ये कार्य की प्रगति है। शुरुआत में क्या कहा गया था कि गुजरात में भी जमीन अधिग्रहण को लेकर के समस्या आने लगे। महाराष्ट्र की सरकार ये आरोप लगाएगी कि महाराष्ट्र में भी जो जमीन का अधिग्रहण है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को पूरा करने में क्या समस्या थी आपके साथ, उसको दूर किया जाता। और विदेशों में आप अपनी छवि क्या देखेंगे कि आपने समझौता कि आप जापान के प्रधानमंत्री आए और उसकी स्थिति आप देख रहे। इसमें सबसे बड़ी जो चुभने वाली बात है कि अभी जो जापान की प्रधानमंत्री आई थी उसमें इस विषय पर कोई बातचीत भी नहीं हुई। तमाम विषयों में बात हुई, आपसी समझौता, व्यापार, तकनीकी संबंध, पीपल टू पीपल कनेक्ट। 129 समझौते हुए हैं, 129 समझौते किए हैं वो, जिनको बैन बता रहे थे प्रधानमंत्री। जी जी, लेकिन इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उस समय जब आप जापान के पूर्व न्याय मंत्री का यह बयान आ गया, उस पर रिएक्शन क्या भारत सरकार का। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि यह किसी निजी व्यक्ति की निजी राय है। माने वह व्यक्ति जो पूरे के पूरे उस परियोजना के साथ जुड़ा हुआ था, अबे साजिद साहब की सरकार में वह कानून मंत्री था, जिसने पूरी योजना के बारे में हर चरण में वो सबद रहा, सरकार गई, वो भी चले गए। तो आप उसको कह देंगे कि एक निजी व्यक्ति की निजी राय है वो। माने एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इस परियोजना से कोई संबंध नहीं रहा। यह स्वीकार करने के कि हाँ हम विलंबित हैं या हमारा काम चल रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, सीधे सीधे आप खारिज कर देंगे। ये तो जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश है। अब अश्विनी वैष्णव साहब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब इस बहाना क्या लिया जा रहा है, कोरोना काल के कारण से असुविधा। ठीक है, हो सकता है कि 1 साल तक समस्या आई हुई हो, लेकिन कोरोना के को बीते कितने साल हो गए, और तो पूरा इतिहास पेश हो गया। 6 साल विलंब से प्रोजेक्ट, 6 बरस, 6 साल पीछे, 6 साल नहीं भाई, आज की तारीख में 9 साल हो गए जी। 2017 में ये परियोजना पे की शुरुआत हुई थी। अभी इनका जो डेडलाइन थी वो 6 साल आगे बढ़ गई कि 6 साल बाद वो माने जिस साल में इस परियोजना को पूरा होना था उससे दूने का समय जी। और ये दावा करने वाली सरकार है कि जिस परियोजना का हम शिलान्यास करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं समय अवधि के भीतर। कितने लंबे चौड़े भाषण हुए हैं बीजेपी सरकार के मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के भी, कि जो परियोजनाएं हैं वो समय से पूरी हो जाए। यह वह सरकार है जो आधी अधूरी परियोजनाओं का शिलान्यास कर देती है, उद्घाटन कर देती है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म गुरुओं की आपत्ति के बावजूद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब ये कहा जा रहा था कि यह अभी यह मंदिर अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है, और अधूरे मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। तमाम धर्म गुरुओं ने बात कही, शंकराचार्य भी शामिल है, इन्होंने कर दिया क्योंकि उसका एक राजनीतिक लाभ लेना था। अब ये 2029 के चुनाव में आप देखिएगा पूरे शोर शराबे के साथ इस परियोजना की बात की जाएगी, क्योंकि उस समय चुनाव होना होगा, उसके बाद से नारा बुलंद होना शुरू हो जाएगा। वह एक साथ ही सभी चीजें खत्म हो जाए। एक देखिए आप, एक नाइट्रोजन ट्रेन आ गई, ये माने ये कहा जा रहा है कि इसका किराया बहुत कम है और अवधि कम लग रही है। एक इलाके हाइड्रोजन ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन। अब सोचिए कि ये कहा जा रहा है कि उसमें माने अब कितना वो मुफीद है, क्या है, या केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए, ये तो विश्लेषक जानकार उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसी तरह काम कल उसका बहुत उन्होंने ब्रांडिंग की कि हमारे यहाँ 10 डब्बों वाली दुनिया में 4 और 3 सबसे अच्छी ट्रेन, और तमाम जैसे करते हैं ब्रांडिंग काम है, तो आसानी नहीं करिएगा प्लीज। मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलती है, जी जी, किन किन देशों में इसका उपयोग है। उन देशों में भी चलती है क्या जहाँ पे दुनिया के गैस है, जो नेचुरल गैस के भंडार हैं क्या क्योंकि मैं कुछ देशों में गया हूँ जहाँ गैसों का भंडार जबरदस्त है, लेकिन वहां भी मुझे कभी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में मैंने सुना नहीं। इलेक्ट्रिक ट्रेन हर जहां देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन इसी की चर्चा होती है। गैस आधारित ट्रेन के बारे में कभी मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं कल के बाद से मैं भी पढ़ना शुरू किया। अब देखिए मैं भी खोजूंगा। तो ये सरकार वही है। अब आप याद कीजिए ना, किसी गुजरात में परियोजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जी पानी पे उतर करके उन्होंने एक जहाज से यात्रा किया था चुनाव के ठीक 2 दिन पहले। कहा वो और ये यहीं पे हुआ था, अहमदाबाद में।
बहुत कहाँ से चली सपने गई वो? दिखाए, खूब सपने दिखाए थे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, और वो खूब डरी खूब जबरदस्त तरीके से। वो कहाँ जहाज चला गया, वो कहाँ ये परियोजना चली गई, कितने दूर तक उसने यात्रा की, कितने लोग उस परियोजना से लाभान्वित हुए, कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो यह एक शोकेसिंग है सरकार के काम करने का तरीका। लेकिन जापान के पूर्व न्याय मंत्री के इस बयान से निश्चित रूप से भारत की छवि प्रभावित हुई है। दुनिया के पैमाने पर उन देशों में, उन व्यापारिक घरानों में इसका असर पड़ेगा जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जो भारत की आर्थिक प्रगति में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, भारत के व्यापार क्षमता को और बढ़ाना चाहते हैं। इस पे असर जरूर पड़ेगा। जी। मैं आपको वो बयान दिखा देता हूँ, बयान देखिएगा सर, क्या कहा है उन्होंने, देखिएगा ये बयान, देखिए क्या कह रहे हैं वो जो पूर्व न्याय मंत्री जापान हिदेकी माकिहारा। भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे मंत्री का रवैया तो बहुत खराब था। जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा बर्ताव हो तो कोई ढंग की बातचीत हो ही नहीं सकती। अब देखिए ये बड़ा हैरत अंगेज बात है सर, वो साफ कह रहे हैं। और ये अश्विनी वैष्णव, आप मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कोई दूसरा देश ऐसी आपको लज्जित करो। आपकी सफाई बड़ी कोई गले उतरने वाली सफाई नहीं, जो आपने कहा सफाई है आप दे रहे हो, और कंप्लीटली है वो साफ तौर पर सारी चीजें। और 508 किलोमीटर केवल, ये हाल है आपके, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ना। आप देखिए, आप अगर अगर इस आरोप का जवाब ये हो सकता था कि हमने इतना काम पूरा कर लिया है, इस गति से हम काम कर रहे हैं, जो यो परियोजना के विभिन्न चरण हैं उनमें से कितने चरणों को हमने पूरा कर लिया। आप पूरे पूरे डिटेल के साथ तो आते, पूरा देश जानता है कि जो एक जापान के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाए हैं वो कितना तार्किक है, कितना तथ्यपरक है और कितना केवल बयानबाजी है। विदेशी नेता और जापान जैसे देश के नेता बेबुनियाद आरोप नहीं लगाते, उनकी छवि इस तरह की नहीं है। वो इस तरह के बयानबाजी से बचते हैं, उनकी कार्यशैली में शामिल नहीं है। अगर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान होगा जापान के पूर्व कानून मंत्री के बारे में कि एक निजी व्यक्ति की निजी राय है, तो आप कितने गंभीर हैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं में? आपकी जिम्मेदारी तो यह बनती थी कि उन्होंने बयान दिया कि निजी व्यक्ति की हैसियत से ही, मान लीजिए उन्होंने बयान दिया, आज सरकार में है तो ठीक है, खारिज कर दीजिए आप उनको। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति नहीं है ना जो यूं ही अनायास बयान दे रहे हैं, वो तो पूरी की पूरी परियोजना के साथ जुड़े रहे हैं, हर असर पर जुड़े रहे। आप अगर उसका बयान देते कि नहीं, हम चुपचाप बैठे नहीं हैं, कुछ अवरोध जरूर पैदा हुए, लेकिन हमने 50%, 70%, 60% काम पूरे कर लिए। अगर आज आप ये कह रहे हैं कि यह परियोजना 2030 में पूरी होगी, तब तो आपने कुछ नहीं किया। 4 साल तक चलने वाली परियोजना थोड़े है ये। आपने जब 2017 में इस परियोजना को शुरू किया था तो 2023 में इसको संभवतः पूरा होना था। जी। तो 17 से शुरू होकर के 23 में गोया कि 5 साल में या 6 साल में आपको उस परियोजना को पूरा कर देना था। जो जापान की एजेंसी है उसने अपने धनराशि उपलब्ध कराने में तो कोई देरी नहीं की। यह तो आरोप कहीं नहीं है कि उसने समय से पैसा उपलब्ध नहीं कराया जो जिस तरह के समझौते हुए थे। तो ये जो अगर यह भारत सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है तो इस आरोप से मुक्त होने का तरीका केवल यही था कि आप उस कार्य के प्रगति का उल्लेख करते, आप बताते कि हम कितना काम कर चुके हैं, हमने भूमि अधिग्रहण कर लिया, इतनी दूरी तक पटरी बिछा ली, इतनी दूरी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, इतने स्टेशन हमारे बन गए, इतना बस केवल इतना बाकी रह गया, जो काम बाकी रह गया या देरी हुई उसके प्राकृतिक कारण क्या है, भौगोलिक स्थिति, अरे आप एक डिटेल कम से कम बयान तो देते। लेकिन चूंकि अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह के बयानबाजी करेंगे। तो जो इसमें ये भी निकल के आया कि जो टोटल 508 किलोमीटर का जो ट्रैक बनना है और उसमें 12 स्टेशन शामिल है, जो साबरमती टू जो ठाणे मुंबई जाके इसका कंप्लीट होना है, उसमें है कि 352 किलोमीटर तो केवल गुजरात में है, और गुजरात में ही मसले मामले नहीं निपट पाए। तो ये भी आप जिस मोदी जी का, अमित शाह साहब का खुद का सूबा है जो नंबर 1 नंबर 2 है इस सरकार में, और केवल 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में, ज्यादातर विवाद निकल के आ रहा है कि यही है, गुजरात में है, वो नहीं आप खत्म कर पा रहे हो। बातें आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बस स्वाभाविक सी बात है ना, लगभग 400 किलोमीटर गुजरात की का एरिया है, तो ये बात तो उठ ही रही है। और अगर आप याद कीजिए, जब यह बुलेट ट्रेन की बात आई थी उस समय कहा गया था कि बुलेट ट्रेन की आवश्यकता क्यों है। बिल्कुल बिल्कुल।
आप ये बताइए कि आपने एक वो जो ट्रेन चलाई है वंदे भारत, वंदे भारत में की ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है? ऐसा कब होता है कि पूरी की पूरी ट्रेन भर के जा रही हो? आप ये सोचिए कि आप हमने पूरे दुनिया में ट्रेन का को एक सबसे सस्ता माध्यम, यातायात का माध्यम माना गया कि कम कीमत पे आप एक यात्रा कर सकते हैं, लंबी दूरी तक यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन के किरायों को इतना महंगा कर देना और लग्जरी बना देना है कि परिकल्पना नहीं की गई थी। इस सरकार ने जितनी गाड़ियां शुरू की, चाहे अमृत भारत, चाहे ये वंदे भारत, और यह बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, यह जितना रुपया आप निवेश करेंगे उसके तुलना में भारतीय नागरिकों को कितना फायदा होगा? आप सोचिए कि यह तथ्य है कि तमाम वंदे भारत गाड़ियों के डिब्बे कम किए कर दिए गए, घटा दिए गए, क्योंकि उसमें यात्रा नहीं मिल रहा है। और स्थिति है कि अगर आप वंदे भारत ट्रेन का टिकट लेना चाहें तो आपको 11th आवर मिल जाएगा, बाकी गाड़ियों के फुल चल रहा है महीना महीना भर के लिए। क्यों? उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मैंने बेअंदाज उसका किराया है। तो आप वो हाँ, केवल क्या है कि वो दिखने में ऐसे लगते हैं कि जो ये डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं उनको वो कोट करने बड़ा अच्छा, दिखाने बढ़िया लगता है। ये देखिए तेज गति से गाड़ी ट्रेन जा रही है, बैठने वाले कितने, उपयोग करने वाले कितने हैं, आम भारतीय नागरिकों के लिए कितना उपयोगी है, हमको हमको और आपको अपने बजट के हिसाब से कितना मुफीद है वो, इसकी कोई बात नहीं करता। आखिर मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए उस ट्रेन का उपयोग कितने लोग करेंगे? इतना रुपया आप खर्च करेंगे, लाखों करोड़ रुपया, उसका रिटर्न क्या है? भाई अगर जिसको जाना है वो अगर किराए में जहाज और ट्रेन के किराए में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा अगर फर्क नहीं होगा तो आप जहाज चला जाएगा। जो उस कैटेगरी के लोग हैं, उसी कैटेगरी के लोग तो उस यात्रा करेंगे जो महंगे यातायात के साधनों को अफोर्ड कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। केवल वो एक खिलौना टाइप होगा, शुरू में होता है, जैसे हम देख रहे हैं हमारे भोपाल में, हमारे इंदौर में 20,000 करोड़ की परियोजना है, वो जो ये जो आपका मेट्रो दोनों बंद पड़ी है, एक चक्कर, दो फेरे। अभी तो दे दी गई है कि उसके किराए पे दे दी गई है कि आप बर्थडे मनाइए और आप ये करिए, इस पे देना पड़े। इसमें एक और है सर, मैं ये तो एक बात थी कि मेट्रो ट्रेन सब जगह यही हाल है, आप कुछ जगहों को छोड़कर इतना बड़ा जो है, लोग कहते हैं इसकी जगह आप जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है उसको ठीक कर दे, सिटी रोड ट्रांसपोर्ट तो ज्यादा बेहतर होता। इसमें सेफ्टी सिस्टम को लेकर भी उन्होंने कहा है, जो वहां के पूर्व न्याय मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इसमें भी शामिल नहीं किया गया। ये भी एक कहीं कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ गंभीर मसला है जो आप पॉइंट आउट करना है कि इसमें भी हमें बाहर किया गया। जापान जैसी टेक्नोलॉजी बाहर है उसमें। ये तो बड़ा सवाल ही है। अगर आप ये सोचिए कि ट्रेनों की यात्रा सुरक्षित करने के लिए एक कवच सॉफ्टवेयर बना के लगाने की बात की जा रही थी कि रेल के डिब्बों में वो लगेगा और दुर्घटनाओं के रोकने में कारगर होगा। क्या स्थिति है? हाल के दिनों में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई? उन रेल दुर्घटनाओं के कारणों को कब सार्वजनिक किया गया? जापान जैसा देश अगर किसी परियोजना में इतनी बड़ी धनराशि व्यय कर रहा है तो उसको अपनी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। वह केवल निर्माण कार्यों के लिए कहीं शामिल नहीं होगा। अगर उस परियोजना में किसी तरह की ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें जन हानि होती है तो जापान के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आखिर सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं किए गए, सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। और अगर जापान के पूर्व मंत्री ने इस तरह का बयान दिया तो भारत सरकार के प्रवक्ताओं की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह इस बात का खुलासा करते कि नहीं, सुरक्षा के जितने मानक है सब पूरे किए जा रहे हैं और ये मानक पूरे किए जा रहे हैं। अगर जापान ये कह रहा है कि जो सुरक्षा के मानक उसके द्वारा निर्धारित किए गए या उसके जो तकनीक थी उसका उपयोग नहीं अगर किया जा रहा है तो ये बताना पड़ेगा भारत सरकार को कि आखिर अगर जापानी तकनीक का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो मिसकंसेप्शन क्यों है। जापान के पूर्व मंत्री का बयान इस तरह का बयान क्यों आ रहा है? क्योंकि सुरक्षा निश्चित रूप से जापान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं होगी तो जो दुनिया के अन्य देशों में उसका निवेश है वो प्रभावित होगा। ठीक बात। लोग अगर किसी इस तरह की परियोजना में निवेश करते हैं तो उसमें सुरक्षा भी एक उपाय होता है।
सुरक्षा भी एक कारक है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस जहाज को लेकर सवाल उठे कि सबसे महंगा जहाज दुनिया को बेचने वाली वो कितना उस पे बोले कि निकल के कुछ नहीं है, शून्य है, वो जो जहाज की वो कुछ नहीं है, शून्य। जो अहमदाबाद का एक था, निश्चित सवाल पैदा होगा ही ना, क्योंकि वो बोइंग कंपनी का जहाज था जी। उस कंपनी के ऊपर तमाम तरह के सवाल पैदा होंगे, उसका पूरा का पूरा व्यापार खराब प्रभावित होगा। हुआ ही तो कितने आरोप लगाए गए। कंपनी ने अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए पूरी तरह से पायलट को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया। पायलट एसोसिएशन ने इंटरनेशनल, हमारी सरकार शामिल रही गया अपरोक्ष रूप से। हाँ, कहा जा रहा है। पायलट एसोसिएशन ने इसे बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया दी कि आप कैसे इस तरह का बात कर सकते हैं। उस पूरे के पूरे जांच को किस तरह से प्रभावित करने का और सीमित करने का प्रयास किया गया। बड़ी प्रतिक्रियाएं आई, नागरिकों की प्रतिक्रिया आई, और पायलट एसोसिएशन ने और उड्डयन से संबंधित जो अन्य संस्थाएं उन्होंने प्रतिकार किया, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। अगर इतना बड़ा जहाज, इतनी बड़ी संख्या में लोग उसमें उड़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी बनती है। जिस कंपनी का जहाज है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर 1 मिनट के भीतर विमान कैसे क्रैश कर गया। क्योंकि अगर कोई कमी आई, तकनीकी कमी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसका व्यापार पर असर पड़ेगा। वही स्थिति जापान की है कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए जाते और परियोजना के शुरू होते ही कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना दुर्भाग्यवश हो जाए जिसमें जनहानि हो, तो आखिर जापान क्या जवाब देगा? अन्य देश उससे निवेश क्यों कराएंगे, क्यों लेंगे? कोई ऐसा नहीं है ना कि जापान इस परियोजना का बाकी उसके निवेश खत्म हो जाएंगे। वो तो एक दुनिया के तमाम देशों में निवेश करता है, उसके आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। उसको अपने छवि की भी चिंता है, और भारत सरकार को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जापान के पूर्व कानून मंत्री के बयान से देश में निवेश करने वाले औद्योगिक घरानों और सरकारों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनील इसको यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। आप याद करिए, देखिए जो आजाद भारत है, आजाद भारत में जो रेल मंत्रालयों का इतिहास है, उसमें जो लालू युग है उसको बहुत याद किया। लालू ने जो काम किए थे, उनको कितनी कंट्रोवर्सी उनको लेकर क्रिएट की गई, लेकिन उनके दौर के जो कहीं नवाचार थे या उनके दौर के जो कदम थे, आज भी लोग सराहते हैं। और पूरा का पूरा रेल मंत्रालय क्यों नहीं ये सीखते हैं, ये क्यों अपना जो कहते हैं 14 के बाद और 14 के बाद, आप याद करिए कितने उदाहरण है। वही लाके समाप्त करना चाहूंगा। एक आप अंतिम नहीं, 2 चीजें हैं संजीव जी। अगर आपका नजरिया जनता के प्रति है वे, तो आप वो काम करेंगे जिससे जनता लाभान्वित होगी। अगर आप प्रो कारपोरेट हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके निर्णय उनके पक्ष में होंगे जिससे कारपोरेट को लाभ होता हो। इस सरकार ने जितने भी काम किए उससे कारपोरेट को लाभ हो रहा है। निजी हाथों में ट्रेनों का संचालन है, महंगे किराए दर हैं, आम आदमी के लिए है क्या ये ट्रेनें हैं, और इसका नुकसान भी आपको दिख रहा है। आप वंदे भारत ट्रेन चलाते हैं, उनके डिब्बे कम करते हैं या उनका संचालन बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो क्लास किसी भी कीमत पर अपनी यात्रा पूरी करना चाहता है, उसके पास तो तमाम संसाधन है, उन यात्राओं को पूरी कर रहे हैं। लेकिन लालू युग यही था, वो आम जन के लिए था। लालू युग आम जन के लिए था। माने आप सोचिए कि मामूली किराए पर आप वातानुकूलित ट्रेन में यात्रा कर लेगा कोई व्यक्ति। कोई सोच सकता था क्या? गरीब रथ की उन्होंने परियोजना जो शुरू की, और उस गरीब रथ को किस हालत में पहुंचा दिया सरकार ने, किस तरह के डिब्बे उसमें लग रहे हैं। जो ममता बनर्जी ने वो शुरू किया था, एक शहर से दूसरे शहर की ट्रेन को बिना नॉन स्टॉप चलेंगे। जी, राजधानी क्या उसकी हो गई? आप ये देखिए कि शुरू में क्या कहा गया कि नई ट्रेनों की घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि अब बहुत ट्रेनें चल चुकी हैं, अब उसके बात करना बेकार है। उसकी जो आधारभूत संरचना है रेल की, उसको ठीक किया जाएगा। क्या कर लिया आपने? कुछ कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि कितने इलाकों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। अरे भाई, कितने हो चुके थे बताओ आप? नहीं, वो कह रहे थे 30% था 2014 के पहले, और हमने अब 99% कर दिया, ऐसे दावा कर। अब बताइए, सवाल यही है ना कि आंकड़ों, दरअसल ये सरकार ऐसे कामों में रुचि रखती है जो दिखने में बड़ा लगे, जिसका प्रोजेक्शन हो सके। नतीजा शून्य, उसकी जरूरत है, नतीजा शून्य। हाँ, तो ये स्थिति बन गई है।
क्योंकि बिल्कुल। वंदे भारत ट्रेन जब गुजरती है जिन इलाकों से, तो वहां सत्ता के समर्थक लोगों को बताने वाली गुंजाइश होती है, वो देखिए विकास ये हुआ, दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है। ठीक ठीक। उससे शिक्षा की क्या स्थिति है, हेल्थ सेक्टर की क्या स्थिति है, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्थिति है, किसान किस दुर्गति को प्राप्त है, इस पर चर्चा नहीं करने के लिए कोई तैयार होता। ठीक बात, ठीक विकास के नाम पर आप वही दौड़ती हुई ट्रेन दिखा, ये भी नहीं बताते कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके आसपास के लोग कितनी संख्या में उसमें उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक। कौन से लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए सर, बिल्कुल सुनिए सर, बिल्कुल सुनिए नहीं, वो सफेद झूठ और आंखों में धूल झोंकना दो है। और आपको मिट्टी को पुड़िया में कैसे बेच दें, ब्रांडिंग जो है या जो आपका उसकी मार्केटिंग है, उसमें बहुत पारंगत है। सच्चाई यही कि हम जो विकास है वो उसकी सच्चाई हम लोग रोज देखें। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर, और ये गंभीर बात है, मसला बहुत गंभीर। धन्यवाद दोस्तों, सुन रहे थे हम बात करते हैं कि अब जापान ने जमकर जो है धोया है हमारे जो रेल मंत्री हैं, हमारा जो रेल महकमा है, और जो हमारी हुकूमत है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी परियोजना के ये हाल, ये हश्र 6 साल देरी से चल रही है। अपनी राय प्रकट कीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगी हो हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।